मेरे दिन खुशी से झूमे गाएं रातें, पल पल मुझे डुबाएं जाते जाते। दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? उनका मेरे राम चला रहा है। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम लगता है। इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के आर्टिस्ट बाहर जाके परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो मुझे ये जानना है कि इंटरनेशनल जब आप जा रहे हो तो क्या वो ज्यादा पैसों के लिए जा रहे हो? जब भारतीय आर्टिस्ट जाता है तो देसी क्राउड के ही लिए जाता है, जबकि वहां के जो आते हैं वो उनके टिकट यहाँ ब्लैक में भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मेंटालिटी है वो अलग है। यहाँ ग्लोबल बनने में लगा है हर आदमी। उन लोगों ने भारत पर 200-300 साल राज किया जो करके धोते नहीं आज भी। सैया, तेरी दीवानी, मेरे निशा, अल्लाह के बंदे, चांद सिफारिश और ऐसे बहुत सारे गाने, टाइमलेस सॉन्ग्स दिए हैं आपने इंडस्ट्री को। जब बन रहे थे तो आपको पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है? मुझे तो ये जो फिल्मी गाने हैं इनमें तो मुझे फिल्मों तलक का नहीं पता होता हमको तो, कि कौन सी फिल्म में आएगा या फिल्मी गाना है भी, आएगा भी या नहीं। तो बस गा के आओ आनंद लेते हुए। हम गाना हम नहीं गाते, मेरे दाता गाते हैं। और मैंने इससे पहले एक बार अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया था। सर कैसे हैं आप? जी बताइए ना, आगे काम की बात कीजिए ना। काम के बाद कैसे हैं? देखो कैसे हैं ये सबको पता है, वो कौन कैसा है वो बताया नहीं जाता, बहुत पर्सनल होती हैं ये बातें। बस ये हमें आदत बनी हुई है कि जब भी हम मिलते हैं किसी से, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, लेकिन ये बहुत पर्सनल बात है, इतना आसानी से कौन बता सकता है ना? आई एम सो ग्लैड आपने ये बात कही। आइए काम से प्रारंभ करते हैं। चलिए सर, मैं आपकी स्टोरी पढ़ रहा था और आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देख रहा था। तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपनी कहानी बताई कि आप दिल्ली से हैं, फिर आपने पढ़ाई की, फिर आप बाहर अलग अलग जगहों में गए, अलग अलग और जॉब्स किए। तो मैं वो रिपीट नहीं करना चाहता, इंस्टेड मैं दूसरी और बातें करना चाहता हूँ आपसे। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर कि बॉम्बे कैसा लगता है आपको एज अ शहर? देखिए जी दीपक, पूरी दुनिया हम बहुत घूमते हैं। हमने लगभग 150 के करीब देश घूमे हैं और भारत भी बहुत घूमा है। भारत भ्रमण भी हमने बाल्यावस्था से किया, क्योंकि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, कुछ लोगों का जन्म ही होता है घूमने के लिए। और हमारे यहाँ बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े सीकर्स यही सूत्र दे के गए हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है चरय वेती चरय वेती, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है चरय वेती एकला चलो रे। और बहुत सारे हमारे जितने संत हुए हैं बड़े, वो भी, जैसे बाबा फरीद, उन्होंने कहा तुरिया 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 जा, यानी तुरिया जा, चलता चल। तो जो लोग भ्रमण करते हैं वो लोग सीकर्स बनते हैं। तो हमारा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन बाल्यावस्था से ही हमको, मेरे पैर में चक्र था और कम आयु में ही, जिसे आजकल टीन एज कहते हैं, हमको तो तब ये शब्द पता भी नहीं था, आयु भी नहीं पता थी, 12 या 13 वर्ष के होंगे, तभी से निकल गए। जो निकल जाते हैं वो बहुत अनुभव उनके साथ जुड़ने लगता है। तो जो कार्य सामान्यतया एक सामान्य मनुष्य एक सर्टेन आयु में, सर्टेन एज पे प्राप्त करते हैं जो अनुभव, वो हमको पहले से हुए। दिल्ली में और मुंबई में ही मैं इतना अंतर पाता हूँ कि दिल्ली में फालतू की बात करने के लिए आप इकट्ठे हो सकते हैं, मुंबई में नहीं। बस यही अंतर है, तेरे आने ना आने में जो फ़र्क है, बस वही फ़र्क है, धूप और छाँव में। मुंबई इज़ अ वेरी प्रोफेशनल सिटी, इसीलिए मैं इसको धर्म नगरी कहता हूँ। मुंबई इज़ अ धर्म नगरी। यहाँ जगह छोटी हैं, घर छोटे हैं, जैसे बाकी जगहों में जगह बड़ी होंगी लेकिन बड़े दिल छोटे होते हैं। और ये बड़ी बारीक बात है, बड़ी पर्सनल सा अनुभव है। ये किसी के लिए कोई ठेस पहुंचाने के लिए, ये क्योंकि अनुभव तो आपके होते हैं,
तो ये अंतर है। मुंबई एक इश्क है जो सच्चा है, वो आपको तब तक ठुकराता है जब तक आप उसको इम्ब्रेस करने लायक नहीं होते। जैसे ही आप उसको इम्ब्रेस करने लायक होते हैं, आप किसी भी भाषा के हों, किसी भी अंचल के हों, किसी भी कल्चर से हों। मैं एक आश्रम में पला हूँ और महात्माओं ने हमको पाला है। हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी ओरिएंटेशन सारे डिफरेंट हैं सामान्य दुनिया से। उसके बाद भी जब हम इस ग्लैमर सो कोल्ड दुनिया में आए, या सो कोल्ड एक वुड भी बोलते हैं इसको, पता नहीं कौन सा कहाँ से आया वो, उसके बाद भी इतना सब कुछ होते हुए भी, एक तरह से कल्चर शॉक होते हुए भी, हमको भी कैसे अपनाया इसी मुंबई ने। और जबकि हम आए भी सबसे पहले तो ठिकाना भी हमें आश्रम से ही आए, ऋषिकेश से। यहाँ भी हमें आश्रम का ही पता दिया था पहला। अच्छा, हम आश्रम का पता लेकर आए थे यहाँ। हम किसी को कुछ नहीं जान, पत्ता भी हम जानते नहीं थे। पेड़ भी हम विले पार्ले में संन्यास आश्रम है। अच्छा। और वहाँ हमारे एक गुरुदेव थे ऋषिकेश में, उन्होंने हमको आश्रम का पता दिया था कि मेरे मित्र हैं महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद जी, उनसे जाके मिलना, तुमको रहने की जगह मिल जाएगी। तो इतनी सी दुनिया, इतना सा ज्ञान वो लेकर हम मुंबई में आए थे। और आज मुंबई का देखिए रूप क्या है। तो मुंबई एक इश्क है, लेकिन इश्क पहले इम्तहान लेता है। ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। कब आपको मुंबई ने अपनाया? तो मुंबई देखिए 2 साल के करीब तो हमको पहले ललकारा, धुतकारा, और यहाँ की ललकार, यहाँ की धुतकार, यहाँ की चीत्कार, यहाँ की जो उपहास भी हैं, यहाँ के जो धक्के भी हैं इस शहर के, उसमें भी एक लर्निंग छुपी है। बाकी शहरों में उतना शायद ना होता हो, कुंठाएं आती हों, लेकिन यहाँ मैंने इससे पहले एक बार अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया था ऋषिकेश में, गंगा नदी में। तो उन दिनों की जो मेरी उन दिनों की जो मन में भाव चल रहे थे, तो मैं सागर तट पे बहुत आके बैठता था। ये हरे रामा हरे कृष्णा के सामने सिल्वर बीच है, तो मैं आके बैठता था और मैं ऐसे सागर से बात करता था, समुद्र बाबा से। और मैं ये बोलता था कि बाबा, माँ ने तो नहीं अपनाया, लेकिन अब आप तो तैयार रहो, आपके चरणों में तो मैं सोने आया हूँ। अपने अच्छा। आप को मैं यहाँ ख़त्म करूँगा। क्या और उम्र थी आपकी उस टाइम? यहाँ आने के बाद तो मैं 28-29 का था। नहीं, जब आपने ये डिसाइड किया कि गंगा में डुबकी लगा के तब खत्म तो मैं करते हैं, अर्ली 20s या 20s के करीब का था तब। तो ऐसा क्या हुआ था, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए दीपक, जब आप बहुत सेंसिटिव होते हैं और जब दुनिया को आप समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो वो इम्प्रेशनेबल मोमेंट्स होते हैं आपके लाइफ के। बहुत सारी चीज़ें आप अलग ढंग से देखते हैं, संसार अलग ढंग से दिखता है। तो वो जो कश्मकश होती है, उसमें आप हर चीज़ को ओवर द टॉप लेते हैं कभी कभी। उस वक़्त के अनुभव, क्योंकि हमने तो जीवन बाल्यावस्था से ही देखना कड़वाहट शुरू की थी, कैसे दुनिया है, कैसे लोग काम करा के भी आपसे और आपका मेहनताना भी ना दें, तो तब लगता था कि संसार कैसा है यार। इसका मतलब कड़वे लोग ऐसे ही होते होंगे, बुराई ऐसे ही पनपती होगी, क्योंकि बुराई को पनपाया जाता है। जब आप किसी सिक्योर्ड परिवेश में होते हैं, किसी सामान्य घर में होते हैं, तब लोगों का व्यवहार आपके प्रति, दीपक बेटे बहुत अच्छा बेटा, भाई बच्चा बहुत होनहार है, क्या करते बेटे, तब की आपकी डील अलग होती है, तब का बिहेवियर अलग होता है। आप अच्छे परिवार में हैं, पढ़े लिखे परिवार में, माता पिता इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारा बेटा दीपक है, ये 12 साल का है भाई, अभी 6th में आ गया, हाँ अच्छा है, पढ़ाई में भी प्यारा है, स्पोर्ट्स में भी बहुत बहुत चंचल बच्चा है। तो लोगों का बिहेवियर आपके प्रति अलग होगा। जैसे ही उन्हीं में से, उसी सर्कल में से आपको पता लग जाए कि दीपक जिससे हम मिले थे यार, फलां का बेटा, वो फलां भाग गया है, रनअवे चाइल्ड है वो, तो अब उसका कैसे दोहन कर सकते हैं हम, कैसे उसका शोषण कर सकते हैं, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट इनोसेंस। और अब हम कुछ क्यों ना कुछ दिखाएं बन के, क्योंकि वल्नरेबिलिटी का दोहन करना ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आप उसी वक्त से इस दुनिया को, इस प्योरिटी से उस दुनिया को देखना शुरू कर दें, तो आप कितने अनुभव लेते जाएंगे।
आप यानी कम आयु में ही, जिसे आप अल्पायु या टीनेज कह रहे हैं, हो सकता है आप तभी मैच्योर्ड हो चुके हों, तभी आप मानव बन चुके हों, क्योंकि दानवों में अब आप आ गए हैं। तो जब संसार का बिहेवियर होता है, जब आप बहुत सेंसिटिव होते हो, तो आप दुनिया अलग ढंग से देखते हो। और उस दुनिया को देखने के बाद भी, क्योंकि हम शिव के अनुगामी हैं, बाल्यावस्था से मैं भगवान शिव को बहुत ध्याता हूँ, तो उसकी वजह से ये भी था कि जहर हम पिएंगे लेकिन कड़वाहट आपको कभी देंगे नहीं, वरना फ्रस्ट्रेट भी होते हैं लोग, कड़वे होके रिटेलिएट भी करते हैं। हम वो नहीं थे, नहीं भाई, हम हैं जहर के फुहारे, तुम हो अमृत के धारे, भाई तुम अमृत के धारे बने रहो, सब हम पिएंगे जहर। हमारा ऐसा बनना हुआ। अब जब जिसका बनना ही ऐसा हो तो वो शिव का हस्त होता है उनके ऊपर, तो चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ डगमगाती हैं, फिर आपके जीवन में डगमगाहट आती है। तो ये मतलब एक्यूमुलेट होते 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 ऐसी चीज़ें हो गई थी कि एक भावना ऐसी आई थी कि बहुत विफल होता हूँ मैं, हर चीज़ में फेल होता हूँ। आई एम अ सिनोनिम ऑफ फेलियर्स ओनली। कोई एग्जांपल अगर आप दे पाएं? तो मैंने बहुत सारे और जॉब्स किए और वो सब नहीं चले, क्योंकि दुनिया में जब आप बिजनेस भी करते हैं तो चालाकी के साथ करते हैं, आपको झूठ बोलना पड़ेगा, मक्कार होना पड़ेगा। ज़्यादातर इस धरती पर आप संत होकर व्यापार नहीं कर सकते। आपका नेचर मान लो प्यारा है, झूठ आप बोल नहीं पा रहे हैं, अंडर टेबल कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो ये भारत को ऐसा बना दिया गया। भारत ऐसा था नहीं, भारत में व्यापार भी बहुत ईमान से होता था, लेकिन बेईमानी को इतना पनपाया है हमारे देश में कि अब कोई भी व्यापार, इस धरती का बड़ा भी व्यापार और बहुत छोटा भी, झूठ बोलने से ही प्रारंभ होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, झूठ बोलना कैसे प्रारंभ होता है दुनिया में। आप एक मारवाड़ी परिवार से आते हैं, मारवाड़ी सब बहुत ध्यानी होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करके ही अपनी शॉप में अपने कारोबार का प्रारंभ करते हैं। अगरबत्ती लेके दिया जला के भगवान की प्रार्थना चल रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर है। अरे वो फ़ोन आया है, फलां फलां पूछ रहे हैं, अग्रवाल साहब हैं क्या? नहीं बेटे बोल दो, ट्रैवल कर रहे हैं पापा भी, हनुमान ज्ञान गुण सागर जन। तो बच्चा जो है वो सोच रहा है, सिखाते तो माँ पिता हमको ये कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन यहाँ बुलवा रहे हैं हमसे। बच्चे को वो कारण नहीं पता आप किसकी वजह से बुलवा रहे हैं, लेकिन आप पूजा करते हुए प्रारंभ ही झूठ से कर रहे हैं। तो आप ये बताइए उस बालक की साइकोलॉजी में आपने क्या बांटा? Why today's generation is not compatible with the wavelength of today's generations? Gen X जो होती है वो Gen Z उनके साथ क्यों नहीं मैच करते, वो कथाओं में क्यों नहीं जाते? Because they don't believe, because आपने उनको ऐसा कंफ्यूज किया हुआ है, बात कुछ और कर रहे हैं, हरकत कुछ और कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, शायद वो एक कारण बना, धीरे धीरे चीज़ें उस अनुभव की तरफ जो गई, और हमने बहुत सारे कार्य किए, अपने ढंग से किए, उनमें हम विफल होते गए। अब जब विफल होते गए तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आई जहां मेरा एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस था वो कोलैप्स हुआ, और चारों ओर से एक प्रेशर आया कि अब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं जैसी सोची थी। तो तब हमने भगवान से बोला था कि भगवान बहुत ज़्यादा विफलताएं भी हैं, और समाज संसार जो है वो बहुत खिल्ली उड़ाता है कि पढ़ाई में कुछ है नहीं, बस गाता है, बस बातें इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की, और ये तो संसार में आप फिट नहीं हैं, और जैसा संसार है वैसे आप होना नहीं चाहते, उसके बाद आप कामयाब होना चाहते हैं। तो ये जो द्वंद्व था, कॉन्फ्लिक्ट जो था हमारे थॉट्स में, वेव जो वेव्स चल रहे थे, उन्होंने हमें बोला कि परमात्मा शायद मैं रोंग टाइम पे, रोंग प्लेस पे आपने भेज दिया है, मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, आई एम नॉट फिट हियर, दिस इनसेंसिटिव वर्ल्ड के लिए, दिस रूथलेस वर्ल्ड के लिए मैं तैयार हूँ नहीं मेरे दाता। क्यों? क्योंकि ईमान से यहाँ जिया नहीं जाता, ईमान से जीने के लिए बड़े कंटक पथ है मेरे दाता। तो वो वाला उस वक़्त का टाइम था, तब हमने ये अटेम्प्ट किया था, गंगा जी में कूदे किसी ने, लेकिन हमें लिटरली बचा लिया। कोई कूदा हमारे पीछे, और हमारे ही वहीं का छात्रावास का ही एक सीनियर था,
उसने निकाल के हमें जब पूछा बदहवास स्थिति पे कि तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा गंगा जी में, मरने गया था? मैंने उसको बोला हाँ। एक मुझे दिया उसने कमाल से यहाँ पे गुद्दी पे, और फिर मैं भी उसके बाद भी मैं अपने कक्ष से 24 घंटे तक निकला नहीं, खाना भी नहीं खाने निकला। अच्छा। यही सोच के कि भगवान मैं यहाँ भी फेल हुआ, आई एम अ सिनोनिम ऑफ फेलियर्स, मैं पर्याय बन गया हूँ विफलताओं का। तो इस तरह की वो वाली मोमेंट थी। लेकिन चीज़ें होती हैं। देखिए, आदम दे पर नो दिशा आती है हर साल, कोई दिशा अंधन करे कोई कर दे कंगाल। तो कभी कभी स्थिति आपकी ऐसी होती है कि जब आप उस दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता कि आज का यंगेस्ट पद्मश्री अपने करियर के 11 वर्ष में कुल भारत सरकार ने आपको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो 2006 में हमारा असली करियर शुरू हुआ, जो इंडिपेंडेंट हम म्यूजिक के लिए आए थे वो हमारा 2006 में हुआ। हम तभी से अपना करियर मानते। और कितने साल के थे उस टाइम, अगर मैं पूछ सकूँ तो? 39 के थे तब। 39 के थे। तो सर ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है बच्चों के लिए। मैं 29 साल का हूँ, और जब हमारे उम्र के लोग जो मेरे से छोटे भी हैं, जो 24-25 साल के हैं, 22-23 साल के हैं, 27-28 साल में ही मैं मुंबई आया था साहब। अच्छा जी। तो हमारे दोस्त जो काउंटर पार्ट्स है वो कह रहे कि यार हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो जॉब कर रहे हैं, जॉब में खुश नहीं हूँ, मैनेजर डांटती है, काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, पैसे ठीक से नहीं बन रहे। अच्छा, जो जॉब नहीं करते, जो धंधा करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं या फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में है, वो कह रहे हैं ग्रो नहीं हो रहा है, क्या किया जाए, और गिव अप कर देते हैं। जबकि आपकी जर्नी, द कैलाश खेर, द पद्मश्री अवॉर्डी की जर्नी शुरू हुई थी एट 39। तो नहीं, 39 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। 39 पे पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं ऐतिहासिक मोमेंट था आपके लिए। और 29 पे आप मुंबई आए थे, तो वो 10 साल के अंदर पद्मश्री ग्रैब करने का वो जो जर्नी है, आई थिंक अगर आप हमारे यंगस्टर्स को कुछ बता पाएं। नहीं, इसके लिए यही बताना पड़ेगा। हाँ। कि ये जो भी हुआ ये आपने नहीं किया, आपने मात्र समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ अपनी डगर नहीं छोड़ी। जिस बात से उदास होकर एक बार कैलाश खेर आत्महत्या करने चले थे, अगर वही कैलाश खेर पुनर्जन्म जैसी अनुभूति में भी अपने पर चरित्र को नहीं बदला, अपने कंडक्ट को नहीं बदला, और मेहनत, निष्ठा, समर्पण, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, सेंसिटिव होकर ही जीना, कंसिडरेट होकर ही जीना, आज भी परवाह नहीं चाहे ज़माना खिलाफ हो, चलेंगे वो रास्ता वो जो सीधा व साफ हो। आज भी हम संसार में रहते हैं, अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें बहुत चोट पहुंचाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो नुकसान भी करते हैं हमारा, ऐसे भी लोग हैं जो हमारे ही इर्द गिर्द हैं, लेकिन हम उनको निष्कासित नहीं करते, बस उनकी गलती का एहसास कराते हैं। क्यों कराते हैं? ये बताकर कि पता है ना, तुझे अभी तेरी शादी भी होनी है, हो सकता है तुझे भगवान दंडित करें, कोई अपाहिज बच्चा बनकर पैदा हो तेरे यहाँ, जिससे तू जिंदगी भर स्ट्रेस में उसका पालन करेगा, उसकी सेवा करेगा। तुझे पता है ये क्यों होते हैं लोगों के यहाँ? क्योंकि उनके कर्मों का फल मिलता है उनको। मत कर, दुष्टता मत कर, न जाने किस रूप में तुझे उस दुष्टता का जीवन भर भोगना पड़े। सर, बट ये क्या आपका काम है ये उनको रियलाइज करवाना? नहीं, मेरा काम नहीं साहब, ये मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। करेक्ट। आप अपनी डगर से मत पथ भ्रष्ट होइए। देखिए, परीक्षाएं तो सभी की आती, राजाओं को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को, मतलब जीवन, आप हमारे भारत की तो किंवदंतियां पढ़िए, कथानक पढ़िए, कोई ग्रंथ पढ़िए। जो ग्रंथ ना पढ़े वो नॉवल ही पढ़ लीजिए। ग्रंथों से ही लोगों के ब्रेन जगे हैं, उन्होंने नॉवल के रूप में बहुत सारी चीज़ें लिखी, उन्हीं में मॉरल्स छुपे होते हैं। हमारे यहाँ तो आप क्रिएटिविटी जिस भी रूप में देख लेंगे, कहीं ना कहीं कोई मॉरल ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई सीख ज़रूर है। उन सीख से अगर आप देखेंगे तो हाँ, आप अपने चरित्र में रहिए, आप अपने सत्कर्मों में रहिए, पुरुषार्थ में रहिए, फिर आप देखिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, एक जन्म था जब हमें कष्ट ही कष्ट मिले, जब हमें दुख ही दुख मिले। अच्छा, उस दुख से भी हम कड़वे तो नहीं हुए, ऐसा तो नहीं कि हम लोगों से कुंठित होकर मिलें,
बात करें तो गालियां दे दें कि करें, भगवान को भी गालियां दें ना, आनंद ही आनंद बरसाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं। अच्छा, ह्यूमर के साथ हम कड़वी बात भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। अभी हम यूरोप गए थे, टूर करके आए यूरोप और यूके का। हमने वहाँ बोला भाई बड़ी अच्छी जगह है आपकी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा, पर आप करके धोते काहे नहीं? और ठीक है, करके धोना ना धोना चलो ठीक है, आपको आदत बन गई होगी, लेकिन उसके बाद भी आप जिस सभ्यता से आते हैं मेरे भारतीयों, आप क्यों गेस्ट रूम में और गेस्ट वॉशरूम में जेट नहीं लगाते हो? आप क्यों इनको कॉपी कर रहे हो मूर्खों को? तो हम क्या हैं, हम हंसाने में भी एक पिन चुभाते हैं। ह्यूमर भी हमारा ऐसा है, चुभा भी दिया लेकिन हंसाते हुए, ऐसा भी नहीं कि बेचारों को उनका मन दुख जाए, दिल दुख जाए। जबकि हजारों साल की उनकी भी सभ्यता, वो भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं। और अंग्रेजी के कितने दीवाने हैं हमारे यहाँ, तो लोग पागल हो जाते हैं, अंग्रेजी के मारे मरे जा रहे हैं। लेकिन देख लो, अंग्रेजों ने, उन लोगों ने भारत पर 200-300 साल राज किया जो करके धोते नहीं आज भी। आप समझिए, ये हंसी की बात है दीपक, लेकिन शर्म की भी बात है कि ऐ मेरे भारतीयों, आप कैसी सभ्यता से आते हो? बड़े बड़े ग्रंथ आपके पास हैं, बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े मनीषी इस भारत के हुए हैं। ऐसे ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को एक दिशा दी, और उसके बाद भी भारत की ये दुर्दशा कराई आपने। इसका मतलब भारत में कितने गद्दार, कितने बेईमान, जिनके पास ईमान हट गया, चरित्र हटा हो, उसी वजह से। क्योंकि कुल्हाड़ी ने कहा था पेड़ से कि पेड़ तुझे काटूंगी, पेड़ ने हंस के कहा हाँ तू काट सकती है। तो कुल्हाड़ी सरप्राइज होके बोलती है, तूने बड़ी जल्दी तू सरेंडर किया पेड़, थोड़ा तो कि नहीं, मैंने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि मेरा भाई तेरे पिछवाड़े में घुसा है, वरना तेरे बाप की औकात नहीं थी कि तू बात भी बोल दे। तो हमारा देश इसलिए बुरा बना है, जितनी भी छोटी मोटी बुराइयां बनी चरित्र की, चरित्र नहीं है तभी तो पॉलिटिक्स कैसी रही हमारे देश में। प्रधानमंत्री पहले भी बहुत आए, लेकिन क्या ऐसे चरित्र का कोई आया जिसने गंगा जी में कूद कर और वहाँ मंत्रोच्चार किया हो? कभी देखा कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसने साइंस में भी भारत को आगे लेके गए, मेडिकल क्षेत्र में भी आगे लेके गए, अपनी इकोनॉमी को भी संभालते हुए गए, और विश्व पटल पर हमारी सेनाओं का शौर्य पराक्रम ऐसा गाड़ दिया त्रिशूल कि पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। और कौवों की तरह, चील और चमगादड़ों की तरह छुप छुप के घात लगा रहे हैं, बस किसी का साथ भी दे रहे हैं तो छुप के। तो ये शक्ति होना आसान नहीं है। पहले तो आपने सबने विटनेस तो किया ही होगा, बड़ों की विचारों से पता भी लगी होगी। पहले भी प्राइम मिनिस्टर आते थे, बस निंदा कर लेते थे वो। लेकिन आज का प्राइम मिनिस्टर, आज की पूरी सरकार, आज की सेनाएं, अब सेनाओं में कोऑर्डिनेशन देखिए कितना गहरा है। ईगो नहीं खेल रहा कोई कि पता लगा जी वायुसेना का हेड अपनी ईगो में है। पहले तो यहाँ ईगो खिलवाते थे, फूट डालो राज करो, डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होते, डिवाइड एंड रूल, घरों में डिवाइड एंड रूल चलता था। तो जब ऐसा देश हो हमारा, तो ऐसे देश की रूट्स, जड़ें कितनी स्ट्रोंग होंगी। इसका मतलब हमारे पास नियत की कमी थी, ईमान की कमी थी। भगवान ने जगा दिया ईमान, एक पीएम भेजा श्री नरेंद्र मोदी नाम से, चल भाई तू ईमान में रहना, तुझे मैंने अब तैयार किया है, तुझे मैंने ऐसा पकाया आवे में कि तू बस पका भी रहना और उतना भी रहना कि मुझे शेप देने की ज़रूरत पड़े तो मैं देता रहूं। आज देखिए, एक छत्र लग रहा है जैसे भारत के दिन है ये, चारों ओर से अंदर बैठे हैं घाती, अंदर बैठे हैं विश्वासघाती, बाहर भी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी मेरा भारत, मेरे भारत के कुछ ईमान वाले, कुछ अच्छी इच्छा शक्ति वाले इकट्ठे हो गए हैं, और मेरे दाता जैसे मेरे भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, ऐसे उनके ऊपर वरद हस्त लेकर बैठ गए कि चलो बच्चे तुम करो, तुम्हारे भीतर मैं बैठ गया हूँ, अब आ जाओ। देख लीजिए आप, किसी के बाप में ऐसा दम नहीं है कि जो अब आंख दिखा के हमसे बात कर ले। मतलब ऐसा कि हम समझ लीजिए जैसे त्रिनेत्र खोल दिया हो भारत ने, अब
सबको पता है कि भारत की क्या ताकत है इस वक्त। हम्म। नियति तो जागी है ना, वही मनुष्य थे भारत के, सब नियत से कमजोर थे, इच्छा शक्ति से कमजोर थे, उल्टे पढ़े लिखे थे ज्यादातर। कोई तो कैम्ब्रिज वगैरह से आया था, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यू नो, बिग बिग यूनिवर्सिटीज, बिग कैंपस, यूरोप, अमेरिका, बिग बिग सिटीज, कंट्रीज। चरित्र के हल्के थे, लेकिन चरित्र के एकदम दो कौड़ी के। लेकिन आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से नहीं आया हमारा प्रधानमंत्री, लेकिन चरित्र का इतना बड़ा आया है कि भगवान राम का चरित्र दिखता है, मेरे हनुमान की शक्ति दिखती है, मेरे भगवान भोलेनाथ का विवेक दिखता है कि या तो भोले में रहेंगे या फिर आग के गोले में रहेंगे। यदि दृष्टि तीसरी खुल जाए तो लग जाए धोनी, लगा दी धोनी। अभी देख लो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर, नाम ही देखिए आप, सिंदूर। यहीं के पढ़े लिखे अंग्रेजी बाज को कितनों को नाम से ही एलर्जी है, क्योंकि उनके खुद घरों में सिंदूर नहीं पहना जाता। वो इतने मॉडर्न बन गए हैं, इतने ग्लोबल बन गए हैं, खाते हैं हिंदी का है, हिंदी शब्दों का खाते हैं, हिंदी गानों का खाते हैं, लेकिन कितनों को ये बात ही हंसी की लग रही है। Oh, what is this? You know, it's not a time to war, man. No war. Say no war. भैया एसी में बैठकर ज्ञान देना बड़ा आसान है, लेकिन देश के लिए जज्बा दिखाना और हौसला दिखाना, यहाँ तक कि एटलीस्ट अपने सोशल पर ही लिखना कि ये मेरा देश है, ये मेरे देश की सेना है, खबरदार अगर कमबख्तों अगर आंख उठा के इस तरफ देखा भी तो ये भारत भूमि है, आध्यात्म की धरती है, ये प्रेम की धरती है। लेकिन देवताओं में भी यदि कभी कभी सीमाएं लांघी हैं दैत्यों ने, तो फिर सर्वनाश जो हुआ, विध्वंस जो हुआ, वो दैत्यों का हुआ। देवताओं का कभी विनाश थोड़ी सुना है आपने, युगों युगों से देखो। आपसे जब आप कह रहे हैं, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी आंसर, मेरे को लग रहा है कि आप में इतना पैशन है और इतनी एनर्जी से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हमारा संगीत है ना साहब, हमारा संगीत ही हमारा पर्पस है, और हमारा पर्पस ही हमारी लाइफ है। देखिए आप हमारे जुनून को देखिए, हम पैसा कमाने के लिए संगीत में नहीं आए हैं। मैं जब यहाँ आया था, भगवान से क्या प्रार्थना करा था, परमात्मा मैं मरने आया हूँ, माँ ने तो सुलाया नहीं अपनी गोद में, अब आप तैयार रहना। मैं समुद्र से ये बात करता था। इसके लिए आज भी हमारे फिल्मी गाने, एक एक गाना 100 गानों पे भारी पड़ता है, चाहे बाहुबली हो, चाहे जय जयकारा हो सेकंड बाहुबली का, चाहे कौन है वो पहली बाहुबली का, चाहे अभी पुष्पा का देखो आप, काली महाकाली। मतलब एक एक गाने हमारे स्पिरिचुअल भी हैं, भारी भरकम भी हैं, और जुनून और एक कंपैशन लिए हैं, एक इंटेंसिटी उनमें दिखती है कि कुछ तो पागलपन है यार। सर वो मनोरंजन तक के लिए नहीं है फिल्मों के, ये तो कोई और लिख रहा, कोई और कंपोज कर रहा है। अब मैं आता हूं अपने में, जब हमारे अपने जो एल्बम के गाने हैं, अपने इंडिविजुअल जो कैलाश खेर लिखते हैं, उनके दम पे हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं। हमारे अपने प्राइवेट गानों के दम पर हमारे जो कॉन्सर्ट्स बुक होते हैं, तेरी दीवानी, सैया, चांदन में, आज मेरे पिया घर आवेंगे, नहीं भाई वही सिंगर चाहिए हमें, तो ये भगवान की अनंत कृपा नहीं है? और अपने दम पर, अपने जुनून पर, अपने चरित्र पर, अपनी ईमान पर, ये नहीं कि कोई और का लिखा हुआ गाना हमें मिले और हम उसके बाद सुपरस्टार बने, हीरो बनना। भाई तू अपने गाना लिखता रहे, गवाता रहे, कोई नहीं, उसके लिए बतेरी भीड़ है, उनमें लगी है होड़। कितने लोग तो अवार्ड ना मिलने के दुख में मरे जा रहे हैं, कितने लोग उसी में छोटी छोटी अचीवमेंट को बड़ी बड़ी अचीवमेंट। हम ये देखिए कितने लोगों को छू रहा है ये संगीत। तू जो छू ले प्यार से, आराम से मर जाऊं, मेरे दिन खुशी से झूमे गाएं रातें, पल पल मुझे डुबाएं जाते जाते। सर एक बार अगर एक लाइन अगर आप इस गा के बता दें। मैं आपको बताता हूं, मेरे दिन खुशी से झूमे गाएं रातें, पल पल मुझे डुबाएं जाते जाते। अब ये पल पल जाते जाते भी मुझे डुबाएं, बात कितनी लिबरेट करने की है, आज़ाद होने की है। तुझे जीत जीत हारूं, यानी मेरी हार में भी बहुत बड़ी जीत है। मुझे हारना भी तुझसे बहुत अनोखा लगता है, ब्लिसफुल लगता है।
मुझे ऐसा लगता है मेरे परमात्मा के साथ जैसे साक्षात्कार हो रहा। ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। तो ये बात जो है ये किसी मनोरंजन के लिए नहीं लिखी जा रही, किसी तुकबंदी के लिए नहीं लिखी जा रही, ये एक आत्मा से आत्मा का कनेक्ट है। और इसका मैसेज कितना बड़ा जा रहा। देखिए 10 साल में जनरेशन बदलती हैं। जब ये गाना आया था तब जो लोग मान लीजिए कॉलेज भर में थे या किसी कंपटीशन की तैयारी भर कर रहे थे या किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे, अब उनके टीनेजर बच्चे हैं। अब वो टीनेजर बच्चे भी ये गानों में पगला रहे हैं, अपने अपने प्रेम को ढूंढ रहे हैं, अपने प्रेम के भावानुकूल जी रहे हैं। आप सोचिए अगर ये जनरेशन्स को प्रभावित कर रहे हैं विचार, तो इसका मतलब ये मनोरंजन से परे हो चुके हैं। सर आप एक तो सर मैं आज अपने आप को बहुत सफल मान रहा हूँ कि मैं आपके साथ बैठा और आपने मेरे आंखों के सामने ये जो गाया है 2 लाइन, ये मैं तो एकदम मतलब मेरा तो वो अब इसकी जो रील बनेगी वो तो मैं ऐसे ऐसे गिर जाऊं और इसकी रील बन जाए। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप घुसे ना मेरे को लगा कि मेरे को बड़ा डर, जैसे क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम के पहले रिजल्ट आता है ना कि मम्मी के हाथ की या तो मिठाई खाएंगे या पापा का चप्पल खाएंगे, दोनों में से एक होगा। तो मुझे डर लग रहा था। अब जब आप कह रहे हैं, अब जब आप हंसी मजाक भी कर रहे हैं, जब आप पैशन से भी बहुत बात कर रहे हैं, तब मेरे को लग रहा है कि सर क्यूट तो है। नहीं, ये बात हम सहज में बता रहे हैं साहब। बिल्कुल, कि बिल्कुल दुनिया सही बात देखिए है। कैसी खड़ी है। बिल्कुल सही दुनिया बात बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी एंड दिस एंड दैट, यूएस एंड यूके एंड बड़ी बड़ी बात संसार कर रहा है, लेकिन बोन चाइना खा रहा हड्डी। तो मैं कह रहा हूं अरे पगलो, इवोल्व हो। हाँ। लेकिन अपनी रूट्स के साथ इवोल्व हो। पहचानो कि हम कौन सी संस्कृति से आते हैं, विच सिविलाइजेशन वी कम फ्रॉम। वी आर द ओल्डेस्ट, द प्योरेस्ट, द मोस्ट accepted and most evolved culture and civilization called भारत। और वो भारत ऐसा है कि हमारे यहाँ एक घास होती है कुशाग्र, तो जो कुशा होता है उसका अग्र जो भाग होता है वो नुकीला होता है। आपको पता है वो नुकीले के ही लिए हमारे यहाँ उस तीक्ष्ण बुद्धि को कहा जाता है, भाई बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है ये। हमारे यहाँ शब्दों का निर्माण भी हमारी प्रकृति से आया है साहेब। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, ठीक है जी, सब लोग सुनते हैं ये गाना। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, जानिया वे हानिया जानिया हानिया वे, मैं दुख सुख तेरे नाल पोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना। अब ये ढोलना क्या है? इसको कहते हैं जी ढोलना, पेंडेंट को, जो दिल के ऊपर ढोलता रहे उस गहने को कहते हैं ढोलना। अब आप देखिए कितनी सहज सी बात है, लेकिन कितना दिल तक पहुंचा रहा है ये विचार। गायकी और ये लाइन, ये विचार, ये कहाँ से आया? सिंपल, एक बंजारों की एक गहने से आया। उस गहने को प्रारूप मानकर, प्रतिमान मानकर, पर्याय मानकर ये शब्द बना ढोलना। तू तो मेरा दिल है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरा कलेजा है। हमारे यहाँ प्रेम के इतने प्रारूप होते हैं, इतने पर्सनलाइज्ड टर्म्स होते हैं कि ऐसे बताया जाए प्रेम को। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोल, तू तो मेरा ढोलना है। कितनी सहज बात है। देखिए हमारे यहाँ शब्द, हमारे यहाँ भाव बहुत रिच है जी हमारा कल्चर।
सर एक मुझे वाकया याद आ रहा है मेरे खुद के निजी जीवन से। वो ये है कि मैं अभी बीच में मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा था, तो मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो हनुमान तो मुझे बोला गया कि एक तो चालीसा पढ़ो, रोज़ पढ़ो, रोज़ 8 बार पढ़ो और 40 दिन तक पढ़ो, तब जाके कुछ एक स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगी आपके अंदर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, उससे चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी, जो धुंधला सा है दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर मुझे एक दोस्त ने बोला कि सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे अपने आप को भगवान के सामने। वो जिस भी इष्ट देवता को मानते हो उनके सामने आप सरेंडर कर दो। ये बोलो कि हे भगवान, हनुमान जी, मैं आपका भक्त हूँ, मैं काम करता रहूँगा, कार्य करता रहूँगा, आप जो भी कराए मुझे मंजूर है, इसके आगे आपके ऊपर है। तो आपका भी शिव जी और महादेव जी पे पूरा समर्पण है? हाँ, मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ कि जो भी देखिए दुनिया में, जैसा मैंने बताया ना आपको, आप दुनिया से थोड़ा भी कुछ उन्मुख होंगे तो वो ज्ञान दे के चले जाएंगे आप। सही बात है। मैं कहता हूँ मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए। ज्ञान सब दे रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा। ध्यान ना देने की वजह से ही दुनिया बर्बाद हो रही है। विवाहों से ज्यादा अब डिवोर्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान सब दे रहे हैं, ध्यान कोई दे नहीं रहा। इस पृथ्वी को ध्यान की जरूरत है, मेडिटेशन की जरूरत है, अपने पे ध्यान देने की जरूरत है। बस आप जो भी कर रहे हैं वो करिए, क्योंकि आप संसार से ज्ञान ले रहे हैं। तो जब आप संसार से ज्ञान लेंगे तो आपको कोई ना कोई तो ज्ञान देगा। मैं समर्पित हूँ या मैं प्रकल्पित हूँ, संकल्पित हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, ये मेरी आत्मा को पता है। और मैं जैसे जीता हूँ, मेरा जीना ही ध्यान है। 24 घंटे अनवरत ध्यान है। हम चलते फिरते हंसते गाते, हम एक मेडिटेशन है। किसी ने हमसे पूछा ऐसे ही किसी पॉडकास्ट पे कि आप मेडिटेशन करते हैं, कितने घंटे करते हैं? मैंने कहा घंटे वंटे नहीं करता भाई, मैं जीवन भर। मैं जो हूँ वैसे तो करता ही नहीं हूँ, करता तो परमात्मा है, कर भी दिया मुझे, मेरे दाता ने मुझे कर दिया, मैं उनका किया हुआ हूँ। वो पकड़ में ना आए हमारी वो बात, तो फिर हमने उसे और सहज किया। सहज करने पे हमने बताया कि मैं तो स्वयं हूँ मेडिटेशन। मेरे आप हर हरकत पे देखिए, आपको लग नहीं रहा कि कुछ अलग है इस मनुष्य में, इस कवच में, इस पिंजड़े में, इस शरीर के अंदर भीतर जो बैठा हुआ है, ये कुछ अलग है। और वो जो अलग है वही मेडिटेशन है। क्योंकि हम तेरे सवालों का तेरे तरह से जवाब ही नहीं दे रहे। देखिए, आपने आते ही बोला कैसे हैं आप, हमने जवाब दिया, उल्टे आपको हंसाया, उसकी जगह रोका। अरे भाई, काम की बात कर, बेकार की बात मत कर, क्योंकि ये बेकार की बात है। कोई किसी को कैसे बता सकता है अजनबी होकर कि कैसा हूं मैं? बड़ा पर्सनल सवाल है मेरे भाई। दिलों तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये मंजिल तय करनी होगी, उसके बाद जब यहाँ तक आ जाए, यहाँ से यहाँ तक की यात्रा जब हो जाए, तब पूछ सकते हो सच बता कैसा है तू। मुझे डांट दिया गया है इस पॉडकास्ट पे, और एडिटर साहब को जैसे प्ले करना है अपने हिसाब से प्ले किया जाए। डांट नहीं कहते हैं चाहे लेकिन हम बता रहे हैं कि जैसे सब जीते हैं, बता रहे जो हैं, निरर्थक अपनी ऊर्जा का नष्ट हनन कर रहे हैं, हम वो नहीं करते। आप ध्यान से देखिए, तो जब आप वो नहीं करते तो आप मेडिटेशन है। करेक्ट सर। सैया, तेरी दीवानी, मेरे निशा, अल्लाह के बंदे, चांद सिफारिश, और ऐसे बहुत सारे गाने, टाइमलेस सॉन्ग्स दिए हैं आपने इंडस्ट्री को। जब बन रहे थे तो आपको पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, कि ऐसा कुछ जो जब आपने तेरी दीवानी तो बनाई। आप हंसेंगे, मुझे तो ये जो फिल्मी गाने हैं, इनमें तो मुझे फिल्मों तलक का नहीं पता होता हमको तो, कि कौन सी फिल्म में आएगा या फिल्मी गाना है भी, आएगा भी या नहीं। तो बस गा के आओ, आनंद लेते हुए। हम गाना हम नहीं गाते, मेरे दाता गाते हैं, तो हम आनंद लेते हैं, उन मोमेंट्स में जीते हैं, उन पलों में जीते हैं। क्योंकि कई तो गाने बेचारे बनते हैं, उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट दिखता है लोगों में, लेकिन कईयों के बेचारों के रिलीज नहीं होते, कईयों के टंगते ही नहीं थिएटर तक। तो हम उन पे दया करते हैं, भगवान इनका भी करना बेचारों का भला। तो वो करके हम आ जाते हैं स्टूडियो से, कई गाने आ भी जाते हैं। जब वो आ जाते हैं तो चर्चित हो जाते हैं। मैं आपको एक गाने की विशेषता बताता हूँ। अभी एक सीरीज़ आई है, अभिषेक बच्चन की है, नाम नहीं हमें पता, लेकिन वो प्राण पिता का
तड़प रहा प्राण पिता का, बिलप रहा प्राण पिता का, वो गाना हमारे हृदय को इतना छुआ। अभी क्योंकि वो रिलीज़ हुआ तो हमने सुना, गा के तो हम भूल भी गए थे, लेकिन जब रिलीज़ हुआ और हमें आने लगे वायरल होते हुए, जैसे हम ही तक आते हैं, हमारे कुछ चाहक हमको भेजते हैं, व्हाट अ सॉन्ग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग्स एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज, ये वो। अब गलती से मैंने सुनना शुरू किया, तो सुनना शुरू किया तो मेरे भी आंखें भीग आईं। तो मैंने पता निकलवाया अपनी टीम से, पता निकालो ये कहाँ का गाना है, किस फिल्म में है, किस में क्या और ये है। आप ही का गाना है? हाँ, आप ही ने गाया? हमारा ही गाया हुआ। अच्छा। तो अब वो हुआ तो हमारी टीम ने, इन्होंने बताया कि ये अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज़ है, उसमें आया है और कुछ बहुत इमोशनल कोई कहानी है पारिवारिक। तो मैंने अमिताभ बच्चन सर को भेजा वो गाना, और भेज के मैंने लिखा कि इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और इसमें अभिषेक का जो भाव इमोट किया है उन्होंने इस गाने के साथ, वो भी, उसकी भी प्रशंसा बहुत आ रही है। आप अभिषेक को भी बधाई दीजिए। और ये गाना इतना मर्मस्पर्शी है, इतना हृदय को छू रहा है, इसके लिए आपको भी और क्रिएटिव जगत को पूरे को बहुत बहुत बधाई है कि भगवान कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी इस पृथ्वी पर उतरवाते हैं, जिससे कुछ भाव अच्छे बहते हैं। तो साहब का धन्यवाद का एक वो आया। ये व्हाट्सएप कर रहे थे आप? हाँ, हम व्हाट्सएप अच्छा। करते हैं साहब को। तो वो सब चीज़ें हुई। ये मैं विचार इसलिए बता रहा हूँ कि हमको हमारे ही गानों का ये नहीं पता होता ये कहाँ आएंगे, क्या होगा। क्या मैं बात आपको कर रहे हो? बाहुबली का बताता हूँ। हाँ। बाहुबली पहली वाली, द बिगनिंग, हाँ जब हम कौन है वो कहाँ से वो आया, सर, वो तो बहुत ही एपिक गाना है, वो तो पता नहीं क्या जब वो फटा है। शिव तांडव स्तोत्रम गा के हम आए तो हमको लगा था साउथ इंडिया की एक फिल्म में गवा रहे हैं, MM किरवानी सर गवाते रहते हैं तो कोई नहीं, ये गा के आ जाते हैं। अब जब गा के अगले दिन हमारी अमेरिका की फ़्लाइट थी, हमारा US टूर था, तो वहाँ एक तेलुगु रेडियो पे हमारा इंटरव्यू चल रहा था न्यूयॉर्क में। तो उन्होंने पूछा that we recently know that you have sung for बाहुबली। तो बार बार वो बाहुबली बोले। मैंने बोला क्या है भाई बाहुबली? तो Sir, no, एक the movie, you know, the movie which is being made in 5 languages and one of the biggest project it is coming up। तो मैंने अपने टीम से पूछा कि यार ये जो अभी गा के आए हैं वही है क्या, जो हैदराबाद में प्रसाद लैब में गा के आए? कि हाँ सर। इनको यार वो तांडव स्तोत्रम उन्होंने ये साउथ इंडियन फिल्म में गवाया है यार, ये उनका ये अच्छे काम यही क्यों बाजी मार लेते हैं साउथ वाले। तो मैं तब सरप्राइज़ हुआ था, तब हमें फिल्म के नाम का पता लगा था कि एक बाहुबली नाम की कोई फिल्म है, उसके लिए हमने गाया है। सर, अगर मैं सवाल पूछ पाऊँ, आपको क्यों नहीं पता है? नहीं, हम ज़्यादा जानकारियाँ नहीं रखते, क्योंकि अच्छा। देखो जानकारी ही रखना दिमाग में घुसना, और दिमाग में घुसते ही आप परेशानी में घुसते हैं। तो आप क्या देखते हैं? गाना अगर आपके पास गाना आता है? ढंग का हो, तमीज़ का हो, तमीज़ की ट्यून हो, तो उसमें हम और तमीज़ कैसे जोड़ें सर, वो हम देखते हैं। तमीज़ को अगर आप डिफाइन कर पाए यहाँ पे। देखिए भाव, संगीत क्या है? हाँ। संगीत आंखों का सामान तो नहीं है, संगीत तो कानों का सामान है। कानों को कौन सी बात अच्छी लगती है आप बताइए? जो भी कर्णप्रिय हो, जो भी भाव से भरी हो। कैसे मतलब मूर्ख इंसान का भी दिल कैसे पिघल जाता है कोई अच्छी बात सुन के, धुन से। हाँ, कोई अच्छा विचार सुन के। करेक्ट। कोई बच्चा मीठी बात बोल दे तो क्रिमिनल भी कभी कभी आइडिया ड्रॉप करता है। तो ये जो सुनने की विद्या है, ये कोई सामान्य विद्या नहीं है। सुनने से ही हमारे ज्ञानवर्धन प्रारंभ हुए थे। जब लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था तब श्रवण था, सुनने की कला थी पहले। तो सुनने में बहुत शक्ति है, लेकिन अच्छा सुनना, अच्छा सुनाना ये बहुत परम अनिवार्य है। अभी तो भाषाओं की शुद्धता मिट गई, अभी तो कोई कुछ भी बोल रहा है और कूल बन रहा है। जैसे कि जिनको कुछ ना आता हो वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंसर। जो कुछ ना करते हो क्या करते हो? इन्फ्लुएंसर हैं।
अरे देखिए भाई, सर हो गया है मेरा, अब हम हमारे यहाँ बंद जो करो कैमरा इन्फ्लुएंसर को। थे, हमारे जो पिताजी थे इन्फ्लुएंसर, जैसे कनपट्टी पे पड़ता था तो एक अरे भाई कोई देखिए सर, मैं इन्फ्लुएंसर बताऊं मिला आपको यार सर, कुछ। हमारे घर तो में वही संसार आता है। वही आए हम उसी पद्धति से हैं, लेकिन आज के इन्फ्लुएंसर अलग दुनिया हो गए में हैं। कुछ भी हो, जो नाकाम हैं वो सब काम वाले बन गए हैं। तो जिंदगी अलग टाइप की है। तो आपको मजा आ रहा है सर अभी जो तक? गाने होते हैं उनमें बहुत शक्ति होती है, हाँ। वो मनुष्य का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। और हमारे संगीत का जो प्रभाव हम देखते हैं वो मात्र मनोरंजन तक नहीं, लोग ऐसे ऐसे प्रतिक्रियाएं देते हैं, कमेंट देते हैं कि सर हमारा तो ब्रेकअप होने वाला था लेकिन अब वी आर अ हैप्पी फैमिली, वी हैव 2 kids एंड वी आर लिविंग नाइस लाइफ। तो ऐसे ऐसे जब कॉम्प्लीमेंट दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि इसका मतलब प्रभाव है अच्छे विचारों का, अच्छे उद्गारों का, अच्छे अगर आपने कुछ लिखा है, अच्छा कंपोज किया है, साउंड अच्छे बनाए हैं, तो वो आपको काम डाउन करते हैं। कौन सा ऐसा गाना है या जॉनर है या टॉपिक है जिस पे आपके पास अगर लिखा हुआ गाना आया तो आप नहीं गाओगे? नहीं, बहुत ऐसे गाने होते हैं जो थोड़ा शैलो होते हैं, उनको हम कई बार गहरा बना देते हैं। अच्छा, आप बना देते हो, मतलब आप हम चेंज कर मना देते हो कम lyrics? करते हैं लेकिन हम अच्छा बना देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक भुवन बाम है, उसकी एक सीरीज या फिल्म यूट्यूब पे आई थी, ढिंडोरा, ठीक है। स्नेहा खानवालकर उसमें एक म्यूजिक कर रहे थे, उसमें एक अपशब्द था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया सर आप गा दो, सर आप गा दो। तो हमने वो जब सुने बोल तो एकदम हम शॉक हो गए थोड़ा। कौन सा बोल था आप बोल सकते हैं? तो वो ऐसा था, दारा दा 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 दारा दा दा दारा दौड़ा 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 दारा दा दा दारा, वहाँ पे गाली थी एक, समझ ठीक है। गया, ठीक है। तो अरे यार हम ये तो गाली तो हम नहीं गाएंगे, ऐसे मैंने बोला, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम आपका गाना नहीं गाएंगे, हम इसको तमीज़ का गाना बनाएंगे। तो आपने क्या किया फिर? तो हमने उसमें कल जो था खच्चर बन गया घोड़ा, दौड़ा 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 भागम भगोड़ा, हमने ये कर दिया। अरे इस दुनिया में यार चड्ढी या चड्ढा डंडा डंडा सब टांग तार पे है टंगना, ऐसे कुछ था। तो चड्ढी चड्ढा तार पे टंगना ये सब तो हम कर सकते थे, वो हमने कर दिया, लेकिन हमने जो अपशब्द था उसको चेंज कर दिया। अच्छा, अपशब्द चेंज करने से ऐसा भी नहीं कि उनका कोई बड़ा नुकसान हो गया हो कि यार यही तो बस यही तो असली यही चीज तो थी, वर्ड थी, यही तो जिससे क्रक्स गाना था, बनता। यही तो बात थी, कुछ ऐसा भी नहीं। तो उनके दिमाग का उस वक्त वो चल रहा था, उसी दिमाग को हमने ऐसे घुमा दिया, वो बोलते हैं या दिस इज ऑल्सो फाइन, तो हो गया। ये होता है, देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना या दिस इज आल्सो फाइन, तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदी में नहीं बोलता कोई नहीं, ये बढ़िया है, बढ़िया है भी बोलते हैं लोग, लेकिन हम उनका भी दिल ना टूटे और बेहुदी चीजें भी ना हो दुनिया में। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी, आर्ट जो है वो किसी की भी जीवन में डार्कनेस से लाइट की तरफ ले जाने का काम करती है आर्ट। और आर्ट में जीना, आर्ट की बात करना, आर्ट को एस्थेटिकली एग्जीक्यूट करना, उसके बारे में बात करना, ये क्रिएटिव लोगों की जिम्मेदारी है। अब क्या बेहुदी बातें करके लोग सोचते हैं मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, मैंने बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया, लेकिन इसी में अगर हम कुछ गहरी बात भी बताएं, कुछ मॉरल्स भी छोड़ दें ह्यूमर के साथ। और क्योंकि भारत में तो देखिए जब इवोल्ड चीज़ें नहीं थी, जब सिनेमा नहीं था, जब टेलीविज़न नहीं था, तब स्वांग होते थे गाँवों के, तब नुक्कड़ होते थे, रामलीलाएं होती थी, उनमें भी नकलिए होते थे, वो भी हंसाते थे, उसमें भी ह्यूमर था, ह्यूमर के साथ साथ मॉरल्स भी छुपे होते थे। तो भारत तो उसी सभ्यता से आया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न हो गए हैं, फैशनेबल हो गए, इवोल्ड हो गए हैं तो बस अपशब्द ही यूज़ कर लो तो वो एक कूल बनने के लिए या वो ही एक मापक बने, ऐसा नहीं है। वो आपकी चॉइस है। आप अपशब्द बोल के भी हंसा सकते हैं लोगों को, ह्यूमर दिखा सकते हैं, और बिना अपशब्द के भी देयर आर मैनी वेज टू स्टिमुलेट योर सेंसेस। सर आपने कब बीच में 2-3 बार ऐसा मेंशन किया कि आपने एक पॉडकास्ट में बताया नहीं, आजकल क्योंकि देखिए इंटरव्यूज चल रहे हैं और इंटरव्यूज जो हैं वो वार्तालाप हैं, कॉन्वर्सेशन है,
तो उनमें भी मैं बोलता हूं कि शैलो क्लीशे ये क्वेश्चन, जैसे आपने कितनी गहरी बात की, जो पहले बोला जा चुका है, जो पहले पूछा जा चुका है, जो पहले संवाद हो चुके हैं, मैं उस तथ्य से बच के कुछ नया पूछना चाहूँगा आपसे। कितनी गहरी बात है। यही तो कमी है दुनिया में, क्योंकि लकीर के लकीर बने हुए हैं, सब जलेबी के ऊपर जलेबी कर रहे हैं, सबको लग रहा है मैंने कुछ नया किया। तो ये होता है। मैं कहता हूँ किसी भी आर्ट में, किसी भी क्रिएटिव बात में आप कुछ ऐसा परोसिए जो थोड़ा नया हो, जो थोड़ा फ्रेश हो, जो थोड़ा अलग हो, जो कुछ ऐसा लगे लोगों को। जैसे हमने आज जो भी बात की है वो हमारे पुराने पॉडकास्ट से कुछ नहीं होंगी, उनमें कुछ बात है डिफरेंट लगा है आपको, नया नया लगा? मैं अब आपसे पूछता हूँ, मैंने गूगल हेडक्वार्टर में एक विचार बताया था। गूगल हेडक्वार्टर सिलिकॉन वैली में हम 2-3 बार गए हैं, तो वहाँ हमारे वक्तव्य के लिए बुलाते हैं। वो उनकी एक कम्युनिटी है इंडियन एशियंस की, तो वो हमें बुलाते हैं कि आप थोड़ा बोल दीजिए कुछ। तो उनसे हमने एक बात पूछी कि देखिए ये आज की दुनिया को बताइए कौन चला रहा है, आज की दुनिया चल किससे रही है। तो सब अटक गए अपना अपना दिमाग लेकर। तो हमने आसान कर दिया कि देखिए मूलतः आज की दुनिया कंप्यूटर से चल रही, कि हाँ जी कंप्यूटर को कौन चला रहा। तो फिर अटक गए। तो हमने बोला कि कंप्यूटर को मेरा राम चला रहा है भाई। तो वो फिर रुक गए। अब जब सब रुक गए, दिमाग वाले वही हैं जो कंफ्यूज हों। जितने कंफ्यूज वो उतने ही इंटेलेक्चुअल, ये समझ लेना। जितने तगड़े एमबीए उतने ही कंफ्यूज्ड हैं वो। तो और जो तगड़ा कंफ्यूज्ड है वो सीईओ बन जाता है। तो हम ये उदाहरण देते हैं और फिर हंसी के साथ उनको बताते भी कि देखो आपने क्या सीखा और क्या बांटा दुनिया को। हाँ मान गए फिर। तो अब जब वो अटक गए, फिर मैंने बताया कि कंप्यूटर को कौन चलाता। भाई दुनिया को कंप्यूटर चला रहा, और कंप्यूटर को कौन चला रहा है? इनका मेरे राम चला रहे हैं। आप किसी भी अंग्रेज से राम बुलवाओ, रैम बोलेगा। कंप्यूटर में क्या लगता है? रैम लगता है। ठीक है। आज पूरी दुनिया कहाँ से चल रही? मैंने बोला उनसे राम से चल रही नहीं, इनका दाता चला रहे हैं पूरी धरती को। तो मैं वही तो राम तो वही तो बोल रहा हूँ नहीं दाता। अच्छा दाता। तो इनका दाता लिखो DATA। अब इनसे अंग्रेजों से बुलवाओ डेटा। तो इनका राम के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा और डेटा के बिना ये संसार नहीं अब चलेगा। तुम्हारा कोई भी धंधा हो भैया डेटा से चल रहा है। अब डेटा सेलिंग चल रही है अंडरग्राउंड इस पृथ्वी पर। बैंकिंग में डेटा चाहिए। अब दुनिया के पास डेटा है तो स्ट्रेंथ है। तुम इनका देखिए, दाता भी हैं हमारे, राम भी हैं। तुम्हारी सारी दुनिया को यही चला रहे हैं। कर लो अपनी ऐसी तैसी दुनिया में। उनका क्या रिएक्शन था? नहीं रिएक्शन तो सबका है यही होगा। लेकिन कितनी नई और सच्ची बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी माल मिलता है फ्रेश और नया मिलता है। सुना हुआ कभी नहीं होगा आपका, क्योंकि हृदय से जो उगता है वो कभी सुना हुआ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सर मुझे कॉन्सर्ट्स के बारे में थोड़ा सा बात करना है आपसे। आप अभी यूके का टूर करके आए हो। अभी हम अमेरिका जा रहे हैं अभी नेक्स्ट आप वीक। तो यूके करके आए हो, यूएस जा रहे हो जी सर। इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स भी इंडिया आ रहे हैं। ट्रैविस स्कॉट आ रहे हैं, एड शीरन आके गए, लिंकिन पार्क आ रहे हैं जी, गन्स एंड रोजेस बैंड आ रहा है, गन्स एंड रोजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारे और बैंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ रहे हैं। इंडिया के आर्टिस्ट बाहर जाके परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो दिलजीत हो, चाहे वो अरिजीत हो, चाहे वो कोई और आर्टिस्ट भी हो। तो सर एक तो मुझे ये जानना है कि इंटरनेशनल जब आप जा रहे हो तो क्या वो ज़्यादा पैसों के लिए जा रहे हो, क्या वो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जा रहे हो, अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए जा रहे हो? क्या हो रहा है ऐसा इंटरनेशनल जाने से जो आपके भारत, क्योंकि भारत में पॉपुलेशन तो बहुत है, तो वो इंटरनेशनल कॉन्सर्ट वर्सेस इंडियन कॉन्सर्ट वाला अगर आप मेरे को एक डिफरेंस बता पाए फ्रॉम एन आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव। मैं बताता हूँ। जब भी भारत का आर्टिस्ट बाहर जाता है तो वो बाहर की क्राउड के लिए नहीं जाता। तो आपका प्रश्न तो पहले ही सीमित हो गया यहीं। जबकि जब इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ आता है तो उसको भारत का क्राउड मिलता है। करेक्ट। तो डिफरेंस समझ लो।
जब भारतीय आर्टिस्ट जाता है तो देसी क्राउड के ही लिए जाता है मेरे भाई। गुजराती होंगे, पंजाबी होंगे, दिल्ली के लोग होंगे, थोड़े बहुत मराठी होंगे बेचारे, ये लोग होते हैं। और ये भी थोड़े और पुरानी मानसिकता वाले होते हैं। उनके लिए हो सकता है 90s के सिंगर भी एकदम लेटेस्ट चल रहे हों कि भाई जल्दी से टिकट खरीद लो और सुन लो। तो बात बदल गई, एकदम डायनेमिक्स बदल गए। तो सवाल का फुस हो गया आपके सवाल में। वैसे ही देखो, जब भी यहाँ का कोई भी बड़े से बड़ा नाम लो आप, जितने भी लिए भी हैं आपने, उनके क्राउड में देशी क्राउड होता है। देसी होगा अमेरिका में, होगा यूके में, लेकिन क्राउड कौन है? देसी। तो बात ही फुस हो गई, एटम आपका पूरा बम फुस हो गया। जबकि वहां के जो आते हैं वो उनके टिकट यहाँ ब्लैक में भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मेंटालिटी है वो अलग है। यहाँ ग्लोबल बनने में लगा है हर आदमी, ब्लैक में भी ले रहे हैं उनके टिकट। चलिए सर, ये सवाल तो मेरा और अपने टिकट जब बिकते हैं यहाँ, तो कई बार बड़े पैसे वाले भी बोलते हैं सर पासेस मिलेंगे क्या, 4 पासेस अगर हो जाएं वीआईपी वगैरह। हाँ जी हो जाएंगे जी, कोई नहीं। मतलब उनके टिकट तो उनके बालक ब्लैक में ले रहे हैं। और जब यहाँ के आर्टिस्ट होते हैं तो उनसे सेटिंग लगाते हैं मान रखने के लिए कि भाई हम पैसा तो खर्च कर सकते हैं, टिकट तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन ज़रा ये सब एक रिस्पेक्ट की बात होती है। वीआईपी टिकट फ्री में मिले, वो भी आर्टिस्ट अरेंज करें। तो ये अभी तक वहीं लगे हैं सब, विच इज़ ओके। भारत ऐसा ही है जी। तो भारत का आर्टिस्ट जब जाता है वो देशियों में जाता है। हम भी जब जा रहे हैं, हालांकि कैलासा बैंड, कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट, हमने अमेरिका के कॉन्सर्ट्स की, अमेरिका के फेस्टिवल्स, हमने अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ के लोकल फेस्टिवल्स किए हैं, जिनमें क्राउड कोई अफगानी है, कोई तिब्बत है, कोई अफ्रीका के लोग हैं जो हिंदी म्यूजिक सुनते हैं। तो हमारे उसमें बहुत इंटरनेशनल क्राउड। कुछ अगर आप एक्सपीरियंस शेयर कर पाएं, हमारे बहुत एक्सपीरियंस, कोई सबसे जो अजीब एक्सपीरियंस आपके दिमाग में आ रहा हो। कनाडा में एक शो होता है, जैसे हमारे यहाँ ट्रेड फेयर होता है ना भारत में, ऐसे ही वहाँ म्यूज़िक का फेस्टिवल होता है, जो कि म्यूज़िक और एग्जीबिशंस और इस तरह के होते हैं। कैनेडियन आर्ट एग्जीबिशन, CNE बोलते हैं उसे, कैनेडियन नेशनल आर्ट एग्जीबिशन या कुछ ऐसा, CNE, ठीक है जी। तो जब वो CNE होता है तो पूरा टोरंटो को वो कलर कर देते हैं, मतलब पूरी सिटी उसी रंग में रंगी रहती है CNE में। तो CNE में कैलासा परफॉर्म कर रहे थे और उनके 150 साल का, 125 या कुछ साल का रिकॉर्ड टूटा था। क्राउड लगभग 15,000 का था। अच्छा, वही रंग बिरंगा क्राउड, हर कंट्री का क्राउड था, गोरे, काले, जामनी, भूरे, मटियाले, सब रंग के थे, कत्थई, हर रंग के लोग खूब थे। तो वहाँ पे हमारे ढंग स्टेज का जो होता है प्रेजेंटेशन का, वो इतना निराला था कि हमने वहाँ नचाया, सबको कुदाया, उछाला। तो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से सिक्योरिटी के थोड़े ब्रीचेस हुए होंगे, तो वो घबरा गए, उनको एक्स्ट्रा बाउंसर्स या सिक्योरिटी बुलानी पड़ी ऑन द स्पॉट, विच इज़ अ वेरी रेयर थिंग, क्योंकि वो लोग इक्विप्ड नहीं होते कि ऑल ऑफ अ सडन हम एक्स्ट्रा मैन पावर को कहीं से अरेंज करें। तो मैंने अंग्रेजी में उनसे कहा कि डोंट वरी, आवर ऑडियंस वी हैंडल इट नाइसली एंड दे विल बिहेव द वे वी वांट, सो डोंट वरी, दे विल नॉट गो आउट ऑफ limit. Let them jump, let them enjoy, they will be in control, so let them just enjoy. आप उनको बजट में मत रखिए, क्योंकि बजट में रखेंगे तो जो फ्लो है वो फ्लो ही नहीं रहेगा। करेक्ट। तो वो जब बाद में शो के बाद जब उनकी फीडबैक आई ऑर्गेनाइजर्स की, क्योंकि गो रही थे, तो उन्होंने बोला कि दिस हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ 100 जितने वर्ष से वो चला आ रहा है, कि कभी हमको ऐसा वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अच्छा। तो ये था कैलासा का रंग। क्या बात है सर, आपने आपकी गोरे काले सब नाचे वहाँ। मज़ा आया आपको? हमको तो 24 घंटे मज़ा ही है, हम खुद मज़ा है भाई, आता नहीं है कुछ, आए हुए हैं पहले से।
वो बहता है बस। आनंदमय है। सर आपकी इनिशिएटिव्स के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। एक नई उड़ान जो आप इनिशिएटिव है आपका, और मेहर रंगत। जी, नई उड़ान एक ऐसा संकल्प है हमारा, क्योंकि हमने देखा यहाँ कोई किसी को गाइड भी नहीं करता। यहाँ कामयाब होने के बाद तो लोग मिलते भी नहीं हैं किसी से। मैं ये सब ऑब्जर्व करता था जब मैं यहाँ मुंबई आया, और लोग सोचते हैं यहाँ फिल्मी बनने आए होंगे सब। नहीं भाई, हम फिल्मी बनने आए ही नहीं थे, फिल्मी गाने भी नहीं आए थे, हम तो यहाँ अपनी एल्बम बनाने आए थे। और भगवान से प्रार्थना करते थे, मेरे दाता मेरे एल्बम मेरे गाने इतने चर्चित हो जाएं थोड़े कि मुझे काम मिलने शुरू हो जाए, और मेरा इतना काम चले बस कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हमको पता भी नहीं था स्टार क्या होता है, सुपरस्टार क्या होता है, रॉक स्टार क्या होता है, और बड़ी बड़ी चीज़ें क्या होती हैं, फैशन क्या होता है, ब्रांड्स क्या होते हैं, डिज़ाइनर क्या होते हैं, कुछ नहीं, ना कुछ दिमाग में था ना ध्यान में था। लेकिन उसके साथ जैसे हमारे गाने आते गए दुनिया बदलती गई, लेकिन कैलाश नहीं बदले। उन्होंने एक संकल्प लिया कि भगवान जो यहाँ नहीं हुआ कभी वो मैं करूँगा। और किसी गायक ने कभी गायक लॉन्च नहीं किए पूरी हिस्ट्री में। भारत में कितने बड़े बड़े गायक हुए हैं, तो मैं पिछले 10 साल से अपने जन्मदिन पर 7 जुलाई को ये करता हूँ। इसका नाम है नई उड़ान। पूरे भारत से हम पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया की तरह ढूंढते हैं, तलाशते हैं, फिर तराशते हैं, उनको मेंटोर करते हैं। मेंटोर में ये तलक भी बताते हैं कि कोई आपसे अग्रीमेंट बनवाए, गलत जगह साइन कराए, बड़े बड़े लालच सुनाए, आपको ट्रैप करे, पहले से बचना मेरे भाई। हम किसी से अग्रीमेंट नहीं करते, लॉन्च करते हैं, पैसा लगाते हैं। स्पॉन्सर्स हमें कभी कभी नहीं मिलते, अपनी जेब से पैसा लगाते हैं, और पैसा ढंग से लगाते हैं। बड़ा थिएटर बुक करते हैं, बड़ी ऑडियंस बुक करते हैं, बड़े बड़े VIPs को बुलाते हैं, उनके लिए PR एजेंसियाँ। और जो लोग मान लीजिए कई उनमें से शोज़ करते भी हैं 2-4 हज़ार रुपये के, जैसे ही भगवान मंच उनको कैलाश खेर का नई उड़ान का दिलाते हैं, उनकी फ़ीस बढ़ जाती है, 1-1 लाख की वैल्यू हो जाती है। कम से कम इतना होने के बाद रिस्पेक्ट तो आता है। और हम उनको मेंटोरिंग में क्या सिखाते हैं, जो सीखे हुए हैं उनको पहले हम थोड़ा तमीज़ सिखाते हैं। प्रेजेंटेशन का नहीं पता भारत में, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है, बैठना कैसे है, यही नहीं पता। यही सीखते सीखते जब आप सेल्फ लर्निंग में जाते तो 10-10 साल लगते हैं, 20-20 साल लगते हैं, तब भी नहीं आती। कई बार ये नहीं पता पहनना क्या है, कैसे पहनना है, और कलर्स क्या होने चाहिए, मैचिंग क्या होनी। सिंपल चीज़ों में भी यू कैन प्ले सेंस। करेक्ट। लेकिन वही कोई गाइड नहीं करता। तो जैसे हम थे शुरू में, हम पंजाबी स्टाइल के रंग बिरंगी टी-शर्ट, उसके नीचे लिखा हुआ कुछ और गोल गले की एक टी-शर्ट, तो कुछ अलग है, हम कार्टून टाइप के। तो ये हम ऑब्जर्व करते थे खुद। जब कभी अपना फ़ोटो, अच्छा शुरू में हमारी हल्की सी तोंद भी थी, गाल भी गोल गोल मोटे थे, तो बड़ा अलग है पर्सनालिटी लगती थी। हल्का सा तोंद और गोल गाल और रंग बिरंगा अपना, तो पूरे रंगीले लगते थे। ये भी कोई बताता नहीं यहाँ एस्थेटिक्स कैसे जीने हैं, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, हम वो सब सिखाते हैं। भैया वो नहीं सिखाता यहाँ कोई। क्यों? उसको सोचता है कोई कि भाई पर्सनल बात किसी को नहीं, ग्रूमिंग मत दे किसी को, ज़्यादा ना बोल दे, ज़्यादा नहीं। हाँ। किसी को गहरा मत बनने दे, भाई मेरे जैसा कोई और ना हो, मैं ही हूँ आगे, बस मेरा ही पेट भरे, मैं ही गाड़ी खरीदूं, मैं ही वस्तुएं लूं, मैं ही बस तरक्की करूं ना। या खुदा मुझे ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। तो हम नई उड़ान इसलिए करते हैं। अब तो नई उड़ान देख के और सीनियर लोग भी कर रहे हैं, विच इज़ गुड। और एटलीस्ट जो बड़ों ने नहीं किया कभी, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो हुआ शुरुआत, उसने इंस्पायर किया लोगों को। अब बाकी आर्टिस्ट भी कर रहे हैं ये, कितनी अच्छी परंपरा शुरू हो गई। करेक्ट जी। तो ये हुआ एक जो हम अपने बर्थडे पे करते हैं। क्या हम कभी दीपक बुझाते नहीं थे, ऐसे नहीं करते थे, कुछ काटते नहीं थे ना, हमें काटना, हमें बांटना है, हुनर बांटना है और दीप जलाना है, बुझाना नहीं। तो हमारी परंपरा भी रह गई और हमें ना काटना पड़ा कुछ और ना बुझाना पड़ा। ये हमारी सभ्यता है ही नहीं। अब देखो केक का बिजनेस कितना चल रहा है पूरी धरती पे। ऐसे बियाबान जंगल में, बीहड़ आदिवासी क्षेत्रों में भी, आपको भले स्कूल ना हो वहाँ,
केक की दुकान मिल जाएगी आपको। इतना प्रचार प्रभाग हुआ बड़ी कल्चर का, दूसरों की कल्चर का, कि कैंडल बुझाते हैं पहले, काट तो जस्ट कट द केक नो, वेयर इज माय केक। लगे हैं सब बैक्टीरिया खाने में, फिर डॉक्टरों के पास जाने में, ये होड़ लगी है कल्चर अडॉप्शन में। तो हम उससे भी बचे हुए हैं और गहरी बात भी हो रही है। कोई नया दीपक हुनर का जल रहा है और नया टैलेंट नर्चर हो रहा है। ये हुआ नई उड़ान। मेहर रंगत एक ऐसा, हमने अपने पिताजी के नाम पर, मेरे पिताजी का नाम है पंडित मेहर खेर, तो उनके नाम का हमने ये फेस्टिवल चलाया। उनकी पुण्यतिथि पर हम 21 नवंबर को करते हैं दिल्ली में, तो वो भी हम बड़े भव्य स्तर पर करते हैं, दिव्य स्तर पर करते हैं। वो फोक म्यूजिशियंस को हम बड़ा मंच देते हैं। हमारे भारत में संस्कृति आती है फोक, लोक विधाओं से, लोक विद्याओं से, और वही धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। और अब हमें उस विलुप्त होती हुई विधा को फ्रंट पे लाना है। इसके लिए हमने ये प्रकल्प प्रारंभ किया 4-5 साल पहले से। ये भी बहुत तगड़ा चलता है। अब इसमें इतनी भीड़ लगती है, पूरी दिल्ली में जय जयकार मचती है मेहर रंगत जब फेस्टिवल होता है। सर, आपकी ये इनिशिएटिव्स के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आई एम श्योर जनता बहुत प्रोत्साहन करती है आपके इस इनिशिएटिव्स का। ख़त्म करते हैं इसको, ख़त्म तो मैं नहीं कहता हूँ, टू बी कंटिन्यूड करते हैं। लेकिन सर, जाने के पहले 2 लाइन अगर आप सैया का गा दे तो। सैया तो गा दिया ना, अभी मैं पिया घर आवेंगे गा दूं। सर आपका एक पिया, चलिए मैं बिस्मिल्लाह रिक्वेस्ट करने वाला था, बट ये बिस्मिल्लाह का चाचा है ना, आज मेरे पिया घर आवेंगे, ये चलिए सर। हेरी सखी मंगल गावोरी, धरती अंबर सजावोरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी, आरी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे। धन्यवाद सर, बहुत 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 शुक्रिया सर। मैं धन्य हो गया इस एपिसोड के लिए। थैंक यू सो मच। आप, आशा करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। लेकिन मजा आया कि नहीं आया? हम मजे में ही हैं भैया, ये बताने की बात नहीं है। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एपिसोड। बने रहो भैया, खुश रहो। Thank you so much for watching. We have a second channel called Deepak Parekh Clips. आप वहाँ पे शॉर्ट्स देख सकते हैं। Thank you so much for watching. Thank you कैलाश sir for doing this. जीते रहो भैया। Thank you so much. Cheers.